हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी पुनर्जागरण से संबंधित। लगभग जितना भी टॉपिक है पुनर्जागरण से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग हम उन पर डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो बचा हुआ है, तो आज के लेक्चर में जो पुनर्जागरण का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज कंप्लीट कर देंगे हम। अब इसके बाद में आप जो हमने लास्ट वीडियो डाला है जो सिलेबस का, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे शायद अमेरिका की क्रांति है, या हाँ अमेरिका की क्रांति है, तो नेक्स्ट डे हम जो है अमेरिका की क्रांति क्यों हुई और कैसे हुई उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है लास्ट वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया हुआ था कि पुनर्जागरण के समय जो है चित्रकला में क्या जो है प्रभाव पड़ा था। हमने आपको बताया था कि जब पुनर्जागरण हुआ था तो पुनर्जागरण के पहले की सिचुएशंस क्या थी और बाद की सिचुएशंस क्या हुई, मतलब चेंजमेंट कितना आया, क्या क्या हुआ चेंजमेंट और किस किस क्षेत्र में चेंजमेंट आया था, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया है। तो जैसे साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, इसके बाद में मूर्ति कला के क्षेत्र में हमने कल मूर्ति कला के क्षेत्र में आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था, जिसमें कि जो है लियोनार्डो दा विंची बहुत ही फेमस चित्रकार के रूप में जो है उभर करके आए थे। अगर हम उनके चित्र की बात करते हैं तो उनका एक चित्र था मोनालिसा, जो कि विश्व प्रसिद्ध जो है इनका चित्र था, जिसको मतलब इनको जो है प्रसिद्धि दिलाने में जो मोनालिसा चित्र था, तो इसने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसके बाद में जो दूसरा चित्र था, तो दूसरा कौन सा था, लास्ट सफर। तो लास्ट सफर जो चित्र है वो किसके बारे में बनाया गया है, तो वो ईसा मसीह का जो मृत्यु के पहले जो रात्रि भोज अपने 12 शिष्यों के साथ किया था, यहाँ तक हमने कल से आपके साथ चर्चा किया था। तो हमने जो है आई होप सारा कुछ क्लियर कर दिया है। चित्रकला से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। आज हम स्टार्ट करने वाले, आज हम 3 क्षेत्रों में क्या क्या चेंजमेंट हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि मूर्ति कला पुनर्जागरण के पहले मूर्ति कला की स्थिति क्या थी और बाद में परिवर्तन क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे कि जो इस समय के जो मूर्तिकार थे कौन कौन से थे और स्थापत्य में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में, यानी खगोल और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि पुनर्जागरण के पहले की स्थिति क्या थी, यानी कहने का मतलब है कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक की स्थिति क्या थी, किंतु जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण के बाद क्या क्या चेंजमेंट हुए इन सारे क्षेत्रों में, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पर, कि मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए कब, पुनर्जागरण के समय। तो मूर्ति कला के क्षेत्र में जो है परिवर्तन क्या हुआ, तो अगर हम पुनर्जागरण के पहले की बात करते हैं तो पुनर्जागरण के पहले की जो मूर्तियां बनती थी वो देखने में इतनी आकर्षक नहीं होती थी, ऐसे ही बस पूरा कवर किया हुआ, जैसे कोई किसी महिला की मूर्ति बनाई गई तो पूरा कवर किया हुआ जो है बनाया जाता था। हम लास्ट वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, स्थापत्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म ही हावी था। तो इस तरह से धर्म को देखते हुए जो है क्या था मूर्ति कला में, यानी कि 14वीं शताब्दी के पूर्व में क्या था कि इस समय जो है मूर्तियां उतनी आकर्षक नहीं होती थी, तो लोगों का ध्यान उस तरफ यानी मूर्ति कला की ओर आकृष्ट नहीं होता था, मूर्तियों पे जो है सुंदरता न होने की वजह से। दूसरा क्या था कि जो मूर्तिकार अगर मूर्ति बनाता था, तो जैसे आज के टाइम पर है, यानी कि जो मूर्ति बनाने वाला है तो वो क्या करेगा, मूर्ति बनाएगा और मूर्ति बनाने के बाद में डायरेक्ट जाकर के बाजार में बेच देगा। लेकिन पुनर्जागरण के पूर्व की ये स्थिति नहीं थी।
पुनर्जागरण के पूर्व की स्थिति क्या थी कि वो डायरेक्ट जो है मूर्ति बना करके मार्केट में नहीं बेच पाता था, बल्कि गिल्ड की सहायता से जो है, गिल्ड का मतलब समूह होता है, कुछ जो है वहां पर उस समय समाज में, यानी कि उस समय जो है कुछ समूह हावी थे, जिनके माध्यम से ये लोग मूर्तियां बेचते थे। तो ये क्या रहा है कि मूर्तिकार संघ की सहायता से ही मूर्ति बेचते थे। क्या करते थे? संघ की सहायता से ही मूर्ति बेचते थे। ये लोग डायरेक्ट कस्टमर को जो है मूर्तियां नहीं बेच सकते थे। ये इन संघों का इन पर प्रभाव था। अगर जो है जब ये डायरेक्ट मूर्ति नहीं बेचते थे तो जो आर्थिक लाभ होता था तो इनको नहीं होता था, इन संघों को लाभ होता था जिनके माध्यम से ये मूर्ति बेचते थे। तो जब जाहिर सी बात है, जब ये डायरेक्ट मूर्ति नहीं बेचते थे, संघ के माध्यम से बेचते थे, तो जो भी प्रॉफिट होगा तो संघ लेगा, इन मूर्तिकारों को नहीं मिलती थी। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जब ये डायरेक्ट मूर्ति नहीं बेचते थे, इनको प्रॉफिट नहीं होता था, तो इनकी आर्थिक स्थिति उस समय सुदृढ़ नहीं हुआ करती थी। तो सारा कुछ तो अर्थ पे ही डिपेंड होता है ना। जब आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी तो इस तरफ फिर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये स्थिति थी कब की? ये पुनर्जागरण के पूर्व की स्थिति थी। तो इस तरह से क्या था, आर्थिक लाभ इनको व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाता था। और ये क्या थे, दूसरी चीज, ये मूर्तियां जो है किसके, कौन सी मूर्तियां बनाने के बंधक थे? तो ये मूर्तियां जो बनाते थे, धार्मिक मूर्तियां ही बनाते थे, और कोई इनको मूर्तियां बनाने का अधिकार नहीं था। तो ये थी पुनर्जागरण के पूर्व की स्थिति। अब जब पुनर्जागरण हुआ, इसके बाद में चेंजमेंट क्या क्या आया, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो पुनर्जागरण के बाद की स्थिति क्या हुई कि सबसे पहली चीज तो सारे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ धर्म हावी था। तो यहाँ भी जो मूर्ति कला के क्षेत्र में सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंजमेंट क्या हुआ, तो वो ये हुआ कि धार्मिक बंधनों से जो ये प्रेशर था मूर्तिकारों पर कि सिर्फ और सिर्फ धर्म से संबंधित, यानी देवताओं की ही मूर्तियां बनेगी, चर्च की ही मूर्तियां बनेगी, तो इससे ये लोग क्या हो गए, बंधन मुक्त हो गए। इन पर पुनर्जागरण के बाद ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा कि ये लोग इस तरह से बंधन में रहे कि जैसे पहले मूर्तियां बनती थी, धर्म से संबंधित ही मूर्तियां बनती थी, तो पुनर्जागरण के बाद भी जो है इनको धर्म से संबंधित ही मूर्तियां बनानी है, ऐसा इन पर कोई भी बंधन नहीं रहा। इन बंधनों से ये लोग क्या हो गए, मुक्त हो गए। इसके बाद में क्या हुआ कि इस तरह से ये लोग विभिन्न विषयों पर मूर्तियां बना सकते थे। विभिन्न विषयों पर, जैसे जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्रकृति से संबंधित है, कोई झरना है, या फिर कोई मूर्तियां हैं, तो मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों पर ये लोग मूर्तियां बनाने लगे। और पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ धर्म से ही संबंधित ये लोग मूर्तियां बनाते थे। ये बहुत बड़ा चेंजमेंट आया कब, पुनर्जागरण के बाद में। इसके बाद अगला चेंजमेंट क्या आया कि इस समय जो है यथार्थ व वास्तविक मूर्तियां बनने लगी। कैसी बनने लगी, यथार्थपूर्ण और वास्तविक मूर्तियां, यानी कि जो जैसा है उसी तरीके से मूर्तियां बनने लगी। किंतु पुनर्जागरण के पूर्व की स्थिति क्या थी, लोग जो है चिंतन करते हुए मन में कोई आइडिया आया और उसी तरीके से उस मूर्ति को बना दिया। तो पुनर्जागरण के पूर्व की स्थिति क्या थी, मूर्ति कला के क्षेत्र में, कि जो मूर्तियां थी तो उनमें यथार्थता का भाव नहीं पाया जाता था, क्योंकि लोग कल्पना में जी रहे थे ना, कल्पना किया और वह उसी तरीके से मूर्ति बना दी। ठीक है, तो सब इसके बाद में चेंजमेंट क्या आया कि यथार्थ और वास्तविकता पूर्ण जो है मूर्तियां बनाई गई। और इसके बाद में अगला चेंजमेंट क्या हुआ कि साज सज्जा के स्थान पर नग्नता दिखाई गई। मतलब पहले जो मूर्तियां बनती थी पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड की हुई, यानी कि अगर महिला की मूर्ति बन रही है या किसी देवी की मूर्ति बना रहे थे तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करके, मतलब उसका फेस भी नहीं दिख रहा था, इस तरह से मूर्तियां बनती थी। तो होता क्या था कि मूर्तियां इतनी आकर्षक नहीं होती थी। लेकिन ये सबसे बड़ा इस समय चेंजमेंट क्या आया
कि साज सज्जा के स्थान पर जो है मूर्तियों में क्या दिखाया गया, नग्नता दिखाई गई। इसके बाद में क्या हुआ कि और क्या चेंजमेंट आया, जो पुनर्जागरण के पूर्व गिल्ड या समूहों के द्वारा ही मूर्तिकार जो मूर्ति बेचते थे, तो इसका भी बंधन इन पर से हट गया और इन संघों के या समूहों के अधिकारों को क्या किया गया, छीन लिया गया। और हुआ क्या कि जो मूर्तिकार था वो मूर्ति बना करके डायरेक्ट मार्केट में जो है बेच सकता था। तो जब डायरेक्ट मार्केट में बेच सकता था और इन संघों की जो मध्यस्थता थी मूर्ति को विक्रय करने में खत्म कर दी गई, तो हुआ क्या कि जो मुनाफा था, जो बेनिफिट था, वो डायरेक्ट उस मूर्तिकार को मिलने लगी, जो उस मूर्ति को बनाने में दिन रात एक कर देता था, उस मूर्ति को बनाने में। तो इस तरह से ये भी एक चेंजमेंट क्या हुआ कि गिल्ड जो है इस तरीके से कमजोर हो गए और उनसे ये सारे अधिकार छीन करके डायरेक्ट उस मूर्तिकार को ये सारे अधिकार दे दिए गए। तो जब इनको ये अधिकार दे दिए गए, इनको बेनिफिट हुआ, तो ये लोग क्या हुए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए। जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए तो मूर्ति कला की तरफ इन लोगों का आकर्षण और बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मूर्तियां बनाई। और जब ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां बनाई, अधिक मात्रा में व्यापक रूप में किसी भी क्षेत्र में जो है मूर्तियां बना सकते थे, तो जो आम पब्लिक का आकर्षण था इन मूर्तियों की सुंदरता को देखकर इन मूर्तियों की तरफ यानी कि खरीदने पर साज सज्जा की ओर जो है बढ़ा। तो इन लोगों ने क्या किया कि मूर्तियां जो है परचेज करना प्रारंभ कर दिया और इससे फायदा क्या हुआ कि मूर्ति बनाने वालों को फायदा क्या हुआ कि ये लोग जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए और अपने जो है धंधे को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए और भी अधिक मेहनत करने लगे। तो ये सबसे बड़े चेंजमेंट आए थे किसमें, मूर्ति कला के क्षेत्र में। किसके बाद, पुनर्जागरण के बाद। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख चित्रकार कौन से थे पुनर्जागरण के बाद। तो जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे, एक आता है नाम लॉरेंस घिबर्टी का, जो कि पुनर्जागरण के समय जो है एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में इनका नाम उभर करके आता है। वो कौन है, लॉरेंस घिबर्टी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी। वो कहां पर बनाई थी, सेंट मारिया गेट का जो चर्च है वहां पर मूर्ति ये रखी हुई है, जो इन्होंने अपनी मूर्ति बनाई थी, जो कि बहुत सुंदर थी। इसके बाद में दूसरे कौन आते हैं, तो दूसरे आते हैं दोनों तोल्ले। इनकी मूर्ति की विशेषता क्या थी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, नग्न मूर्ति बनाई थी। ये इनकी मूर्ति की विशेषता थी, किसकी, दोनों तल्ले की। तो इस तरह से जो है मूर्ति कला के क्षेत्र में चेंजमेंट देखने को मिले। क्या क्या देखने को मिले कि सबसे पहले धार्मिक बंधनों से मूर्तिकार मुक्त हो गए थे। विभिन्न विषयों पर क्या किया था, ये लोग मूर्ति बनाने लगे थे। मूर्तियां यथार्थ पूर्वक और वास्तविक मूर्तियां बनी। और क्या था, साज सज्जा के स्थान पर नग्नता दिखाई गई। और क्या, इस समय जो है संघों के अधिकारों को छीन लिया गया था। और क्या था, जब इनके अधिकारों को छीन लिया गया तो मूर्तिकारों का मुनाफा बढ़ा, और जब मुनाफा बढ़ा तो ये लोग क्या हुए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए। और अगर मुख्य रूप से चित्रकारों के नाम आते हैं तो इस समय यानी कि पुनर्जागरण के समय दो प्रमुख मूर्तिकार आते हैं। एक आते हैं लॉरेंस घिबर्टी और दूसरे कौन आते हैं, दोनों तल्ले। और दोनों ने मूर्तियां कौन कौन सी बनाई है इसके बारे में ही हमने बताया आपको। तो ये थे क्या, ये थी मूर्ति कला के क्षेत्र में परिवर्तन। अब हम आते हैं किस तरफ बढ़ते हैं कि स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। स्थापत्य के क्षेत्र में परिवर्तन जो हुए इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम पुनर्जागरण के पहले की बात करते हैं यानी कि 14वीं शताब्दी तक या 14वीं शताब्दी के पूर्व की बात करते हैं, तो स्थापत्य कला में कौन सी शैली का प्रयोग होता था सबसे ज्यादा, तो जंगली शैली का प्रयोग होता था। कौन सी शैली का, जंगली शैली का। जंगली शैली कुछ स्थापत्य में कोई होता होगा सिस्टम, तो वो यही था। वो क्या था, जंगली शैली का प्रचलन था। किंतु पुनर्जागरण के बाद में जो कौन सी शैली का विकास बढ़ा, तो बोरिक शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ। और स्थापत्य यानी कि जो भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, जो भी स्थापत्य बनाए जा रहे थे, तो उनमें सबसे ज्यादा जो है बोरिक शैली का
प्रयोग किया गया। अब अगर हम बोरिक शैली का प्रयोग किया गया तो बोरिक शैली का जो जन्मदाता, अगर इनके जन्मदाता की बात करते हैं तो बोरिक शैली के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे कौन? ब्रूनेलस्की। कौन थे? ब्रूनेलस्की। इन्हीं ब्रूनेलस्की को जो है पुनर्जागरण कालीन का स्थापत्य का जनक माना गया है। किसको? ब्रूनेलस्की को। इन ब्रूनेलस्की दो क्षेत्र में अपना जो है नाम रोशन कर रहे हैं। वो कौन सा है? एक तो पहली चीज बोरिक शैली के जन्मदाता थे। कौन थे? ब्रूनेलस्की। यानी कि बोरिक शैली किसकी जगह आई हुई थी? जंगली शैली की जगह प्रचलन में आई थी। यानी कि जो जंगली शैली थी वो जो है पुनर्जागरण के पूर्व की जो स्थापत्य की विशेषता थी वो जंगली शैली थी, किंतु पुनर्जागरण के बाद की जो शैली का विकास हुआ वो कौन सी थी? बोरिक शैली। तो इस बोरिक शैली के जन्मदाता किसको माना गया है? तो जन्मदाता जो है ब्रूनेलस्की को माना गया है। क्लियर हुआ ना? और यही ब्रूनेलस्की जो है, तो यही जो है पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का जनक कहा जाता है, इन्हीं ब्रूनेलस्की को। क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद में इस समय की स्थापत्य की में चेंजमेंट क्या क्या आया? तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज जो चेंजमेंट आई तो वो क्या था कि स्थापत्य के क्षेत्र में साज सज्जा पर इस समय बल दिया गया। स्थापत्य में जो भी बिल्डिंग्स बन रही थी या जो भी महत्वपूर्ण स्थापत्य बन रहे थे तो उनमें जो है क्या, किस पर बल दिया गया? तो साज सज्जा पर बल दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा चेंजमेंट आता है क्या? दूसरा सबसे बड़ा चेंजमेंट आता है कि पत्थर के साथ लकड़ी का भी प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? पत्थर के साथ लकड़ी का भी प्रयोग किया गया। और तीसरा चेंजमेंट क्या आया है कि यह इस समय जो है मेहराब नक्काशी पर बल दिया गया। मेहराब यानी कि जैसे आप मेहराब समझ रहे होंगे कि कोई बड़ा सा गेट होता है तो उसमें क्या है, सुंदर सा डिजाइन बनाया जाता है, तो ये क्या होता है, इसको मेहराब कहते हैं। और बाकी नक्काशी यानी कि दीवार पर जो फूल पत्ती वगैरह जो भी डिजाइन बनाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको नक्काशी बोलते हैं। तो मेहराब और नक्काशी पर भी बल दिया गया। तीसरा क्या था? स्थापत्य में जो है पिलर भी इस समय बनाए जाने लगे। कब? पुनर्जागरण के बाद। तो ये थी स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या चेंजमेंट हुए। एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि इस जो पुनर्जागरण के पहले थी तो स्थापत्य के क्षेत्र में कौन सी शैली का सबसे ज्यादा प्रचलन था? तो वो था जंगली शैली का प्रचलन था। किंतु पुनर्जागरण के बाद में जो शैली निकल करके आई तो वो जो है बोरिक शैली निकल करके आई। यानी कि स्थापत्य के क्षेत्र में जो है बोरिक शैली का प्रचलन बढ़ा। अगर बोरिक शैली का जन्मदाता पूछते हैं तो कौन है? तो उनको ब्रूनेलस्की को मानते हैं। वहीं पर अगर पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का जनक अगर पूछते हैं तो किसको माना जाता है? इन्हीं ब्रूनेलस्की को ही माना जाता है। तो ये थे किससे? स्थापत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनके बारे में हमने आपको बताया। और इसके बाद में विशेषता क्या क्या चेंजमेंट हुआ? तो साज सज्जा पर भी बल दिया गया। और क्या हुआ? पत्थर के साथ लकड़ी का प्रयोग हुआ। और क्या हुआ? मेहराब नक्काशी पर बल दिया गया। और क्या हुआ कि पिलर बनाए जाने लगे स्थापत्य के साथ में। यानी कि स्थापत्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है क्या हुआ कि पिलर बनाए जाने लगे। तो ये क्या कंप्लीट हुआ? स्थापत्य के क्षेत्र में चेंजमेंट क्या क्या हुए थे। अब हम बढ़ते हैं विज्ञान में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। विज्ञान यानी खगोल से संबंधित क्या क्या चेंजमेंट हुए थे। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा चेंजमेंट किसमें हुआ था? खगोल विज्ञान में हुआ था। किसमें हुआ था? खगोल विज्ञान में। पुनर्जागरण के पहले जो है कुछ स्थिति दूसरी थी, यानी कुछ विद्वान थे उनका मानना कुछ दूसरा था। लेकिन पुनर्जागरण जब हुआ तो पुनर्जागरण के बाद में सिद्धांतों में नए नए वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। उन्होंने अपने तरीके से आविष्कार किया। लेकिन पुनर्जागरण के पूर्व की स्थिति ये थी कि अगर जो पहले से मान्यता चली आ रही है, यानी कि इसी समय एक थे टॉलमी। तो टॉलमी ने
जो है किसका सिद्धांत दिया था? भूकेंद्रीय का सिद्धांत दिया था। ये कब की मैं बात बता रही हूँ? ये मैं आपको बात बता रही हूँ पुनर्जागरण के पहले की स्थिति क्या थी। तो पुनर्जागरण के पहले जो है ये टॉलेमी थे, इन्होंने सिद्धांत दिया था भूकेंद्रीय का। भूकेंद्रीय का मतलब इनका मानना था कि जितने भी ग्रह हैं सारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये किसका मानना था? ये टॉलेमी का मानना था, यानी कि पुनर्जागरण के पूर्व। लेकिन पुनर्जागरण के बाद नए नए जो है इनका यानी कि नए नए वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। इन्होंने जो है इस पर रिसर्च किया, लेकिन मतलब जो इन्होंने भूकेंद्रीय का सिद्धांत दिया था, तो इन्हीं के विरोध में निकल करके आए एक थे कोपरनिकस। कौन था? कोपरनिकस। इन्होंने जो है इनके टॉलेमी के भूकेंद्रीय सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। इन्होंने बताया कि जो टॉलेमी ने कहा है ये गलत है, किंतु कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था तो वो कौन सा सिद्धांत था? इन्होंने बोला था, कोपरनिकस का कहना था कि जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है भूकेंद्रित, तो वो भूकेंद्रित नहीं है, बल्कि जो हमारे जो खगोलों की गति है वो किस पर केंद्रित है? वो सूर्य पर केंद्रित है। यानी कि कोपरनिकस का कहने का मतलब था कि जितने भी ग्रह हैं ये पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूर्य का। जबकि ये बात सही थी, लेकिन पुनर्जागरण के पूर्व किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि टॉलेमी की बात को जो है झुठला दिया जाए, क्योंकि टॉलेमी की बात को झुठलाने का मतलब डायरेक्ट अपनी मौत को बुलावा देना। यानी कि ये स्थिति थी कब की? पुनर्जागरण के पहले की। अब इसके बाद में भी देखिए कंडीशन क्या हुआ है। तो इन्होंने टॉलेमी ने सिद्धांत दिया था भूकेंद्रीय का, यानी पृथ्वी का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। इसका खंडन किसने किया? कोपरनिकस ने। इनका कोपरनिकस का पूरे समाज में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इनको बहुत सारी यातनाएं दी गई और बहुत सारे जो है आलोचनाएं झेलनी पड़ी। किसको? कोपरनिकस को। लेकिन इन्हीं कोपरनिकस का समर्थन किया था किसने? ब्रूनो ने। किसने किया था? ब्रूनो ने। ये एक पादरी थे। कौन थे? ये एक पादरी थे। इन पर बहुत ज्यादा पोप द्वारा प्रेशर बनाया गया कि जो कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया है इसका आप समर्थन ना करें, अदरवाइज आपको फांसी दी जा सकती है और आपको जिंदा जलाया जा सकता है। लेकिन ये जो ब्रूनो साहब थे ये मौत से भी नहीं डरे और खुल करके सामने आए। किसके विरोध में? चर्च के विरोध में। और इन्होंने अपनी कही हुई बात का, यानी जो कोपरनिकस का समर्थन दे रहे थे, ये पीछे नहीं हटे और इनका लगातार समर्थन देते रहे। एटलीस्ट क्या हुआ कि इनको जो है, किसको? ब्रूनो को जो है जिंदा जला दिया गया। कि जिंदा क्यों जलाया गया? क्योंकि जो परंपरागत जो मान्यता चली आ रही थी उसका इन्होंने खंडन किया था। जबकि खंडन किया था तो उसका सही रूप में खंडन किया था। लेकिन फिर भी ये देखिए कि सही बात को भी बोलने का उस समय अधिकार नहीं था किसी भी व्यक्ति को, कि कोई किसी भी बात को ये बोल सके कि नहीं ये चीज गलत है। तो इनको क्या किया गया? इनको जो है जिंदा जला दिया गया। इसके बाद में इनको तो जिंदा जला दिया गया, लेकिन जो बात सही है तो आप कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? आज आपने उसको जिंदा जलाया है, कल कोई दूसरा वैज्ञानिक आएगा, वो रिसर्च करेगा, वो बोलेगा आप उसको जिंदा जलाएंगे। कितने लोगों को आप शारीरिक यातनाएं देंगे? एक ना एक दिन तो आपको बात माननी ही पड़ेगी ना। तो इन्हीं के समर्थन में, यानी कोपरनिकस के समर्थन में एक आए, कौन सी वैज्ञानिक? केपलर आए। इनकी पुस्तक थी जो है कॉस्मोग्राफी। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? कॉस्मोग्राफी। इसी कॉस्मोग्राफी पुस्तक में जो है इसमें केपलर ने भी समर्थन किसका किया? कोपरनिकस का। कि यानी कोपरनिकस जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? इसके बाद में और इन्होंने इस कॉस्मोग्राफी पुस्तक में जो है ग्रहों की गति का नियम भी दिया है। कौन सी?
कॉस्मोग्राफी पुस्तक में। किसकी है ये? तो ये है जो है केपलर की पुस्तक। इसके बाद में दूसरा जो कोपरनिकस का समर्थन कर रहा है तो वो कौन थे? गैलीलियो। गैलीलियो जो थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया? इन्होंने जो है दूरबीन का आविष्कार किया, और दूरबीन के आविष्कार से इन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया और इनका खंडन किया। किसका? जो टॉलमी का सिद्धांत था, भूकेंद्री का सिद्धांत, इसका खंडन कर दिया गया। तो इस तरह से जो है यानी कि इनकी बात सही निकली। किसकी? कोपरनिकस की, केपलर की, और जिसको जिंदा जलाया गया था किसको? ब्रूनो को, जो कि पादरी थे, और किसकी? गैलीलियो को। एटलीस्ट इनकी बातों को जो है क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। तो इस तरह से इसी समय जो है न्यूटन ने जो है अपना गति के नियमों का सिद्धांत दिया और इस पर बल दे करके किसका समर्थन किया? कोपरनिकस का ही समर्थन किया। और इसी समय एक थे मैंकटर, इन्होंने जो है एटलस बनाया। एटलस कौन? जिसमें हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, इस एटलस को बनाया। और दूसरे थे कौन? एनेक्विज़मेंटर, इन्होंने जो है दुनिया का दूसरा मानचित्र बनाया। कब? पुनर्जागरण काल के दौरान ही इतनी सारी चीजों का आविष्कार किया गया। तो इस तरह से जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, हमने आपसे इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया। अभी एक और बचा है शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। 2 पॉइंट है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा किए दे रहे हैं कि इसी समय यानी पुनर्जागरण के समय विलियम हॉर्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है जानकारी की कि मानव शरीर में जो है रक्त परिसंचरण जैसी भी कोई प्रक्रिया होती है। इसके बाद में इसी समय वेसिलियस ने जो है मानव शरीर की बनावट का भी विश्लेषण किया। तो इस तरह से ये चेंजमेंट किसमें आए? विज्ञान के क्षेत्र में और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में इतने सारे चेंजमेंट आए। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, हर एक चीज आपको क्लियर होने वाली है। तो आपको ये जो जितने भी हमने आपको लेक्चर दिए हैं, जितने भी वीडियोस हैं, आप 2 से 3 बार चलते फिरते काम करते इनको रिवीजन कर लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आज के बाद जो पुनर्जागरण का टॉपिक जो है उसको हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।